नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? इससे पहले हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात की थी, जिसमें RLC को हमने सीरीज में लगाया था। यहाँ पर जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा, जो L और C होगा पैरेलल में होंगे, क्योंकि L और C का ही हमने काम देखा था। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में उसी का काम होता है बस। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है पैरेलल में कैपेसिटर और इंडक्टर को लगा देते हैं और उसको AC सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर हमने इसको AC सप्लाई दे दी और यहाँ से देखिए जो करंट है वो आई जाएगा। जब वो यहाँ पर जाएगा तो वो दो भागों में बट जाएगा। एक तरफ जाएगा जो कैपेसिटर है उसके पास, तो IC जाएगा, और एक तरफ जाएगा IL जो इंडक्टर के पास। तो इस तरह से यहाँ पर IC आएगा और यहाँ पर ये IL आएगा, कंबाइन होंगे, फिर से ये I करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो करने लग जाएगा। इतना क्लियर है कि जो अप्लाइड EMF है वो हम मानेंगे, यहाँ पर वो क्या मानते थे, वो होती है E नोड साइन ओमेगा टी। ये अप्लाइड EMF हमारे पास होती है। तो करंट जो है इसके अंदर से ये फ्लो कर रहा है। अब हमें पता है, अगर हम कैपेसिटर के केस में देखें और इंडक्टर के केस में देखें, कोई भी केस आप ले लें, इंडक्टर में वो लैग करेगा अप्लाइड EMF से बाय जो फेज एंगल था π/2, और कैपेसिटर में वो लीड करेगा फेज एंगल π/2 से। यानी कि हम कह क्या रहे हैं, अगर हम इंडक्टर की बात कर लें तो जो I करंट होगा वो EMF से लैग करेगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या जाएगा, E नोट बाई एक्सएल आएगा, क्योंकि ये I क्या होगा, V/R वही होता है ना। तो R क्या है, XL होता है इंडक्टर के केस में, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइन। तो यहाँ पर हमें पता है ये क्या करेगा, लैग करेगा ओमेगा टी माइनस π/2। ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये रिलेशन आ गई फर्स्ट इंडक्टर के लिए। इसी को अगर हम कैपेसिटर के लिए ले लें, अब इसी को ले लेते हैं कैपेसिटर के लिए, करंट की रिलेशन को। कैपेसिटर के लिए हमें पता है ये लीड करता है, तो जो I होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, E नोट बाय XC। अब यहाँ XC आएगा और साइन यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। ये हमारे पास रिलेशन बनती है सेकेंड। इतना क्लियर है। अगर इसको मान लीजिए I1 मान लें, इसको हम I2 मान लें, तो टोटल करंट जो I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। इतना भी क्लियर है कि I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अब इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो E नोट बाई XL है, और यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। इस माइनस को बाहर ले लें, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और बाहर माइनस का साइन है, माइनस कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं कि ये जो है माइनस बाहर ले लेते हैं और कोस ओमेगा टी ये आ जाएगा। इतना क्लियर है। हमने इसको कैसे लिखा, क्योंकि ये थीटा माइनस 90 था, हम इसको 90 माइनस थीटा बनाकर, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर इसको प्लस करते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, E नोट बाय XC आ गया, साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास कोस ओमेगा टी, तो ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कॉमन ले लें, जो E नोट है और कोस ओमेगा टी है, इन दोनों को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं E नोट कोस ओमेगा टी, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अब ये XC जो 1/XC है ये प्लस का है, 1/XL ये माइनस का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/XC माइनस 1/XL। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाती है। इतना क्लियर है। अब इसी रिलेशन को आप नोट कर लीजिए, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो XC है वो किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा-C के बराबर होता है। XL किसके बराबर होता है, ओमेगा-L के बराबर होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, E नोट कोस ओमेगा टी 1/XC की जगह क्या आ जाएगा, वो देखिए 1/ओमेगा-C है तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ओमेगा-C माइनस 1/XL की जगह क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा-L, ये आ जाएगा। 1/XC की जगह हम ये लिख देंगे, ओमेगा-C जो है 1/में है तो ऊपर चला जाएगा,
और XL ओमेगा L के बराबर है तो ये आ जाएगा। तो ये करंट के लिए हमारे पास ये रिलेशन बनती है, ये रिलेशन बनती है। अब देखिए अगर हम बात करें कि करंट जो है जीरो कब होगा, करंट जो है जीरो कब होगा, अगर ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा L ये जो है इक्वल टू जीरो के हो जाए, ये जीरो के इक्वल टू हो जाए तो I जो है जीरो के इक्वल टू हो जाएगा। अब ये जीरो कब होगा, जब ओमेगा सी इक्वल टू, अब ये -1/ओमेगा L है उस तरफ ले जाएं, 1/ओमेगा L के बराबर हो जाए, यानी कि जो ओमेगा सी है वो हमारा 1/ओमेगा L के बराबर हो जाए तभी करंट जो है जीरो होगा। करंट जीरो का होने का यहाँ पर मतलब क्या है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए ओमेगा है और इस तरफ भी ओमेगा है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें, ये क्या आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, सी इस तरफ जाएगा, ये क्या आ जाएगी 1/LC। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या आ जाएगी 1/√LC, यही आ गई। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2 न्यू, यही होती है। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये किसके बराबर है 1/√LC के। न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या आ गई 1/2 इस तरफ आएगा √LC। ये जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है जहां पर जो करंट की वैल्यू जो है हमें जीरो मिलेगी। और ये जो वैल्यू है यानी कि रेजोनेंस यहाँ पर ओकर होगा, क्योंकि ये क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ये हमने पहले भी देखी थी। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो अप्लाइड EMF की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तभी जो है रेजोनेंस ओकर होता है और जो करंट है वहां पर वो जीरो हमें मिलता है। और ये जो न्यू है इसको हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है कि करंट जो है सर्किट से उस समय पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं जाएगा, जीरो रहेगा करंट। इसीलिए इसको जो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम यूज करते हैं ट्रांसमिट सर्किट्स के अंदर। वहां कहां पर यूज करते हैं, ट्रांसमिट सर्किट में। अब ट्रांसमिट सर्किट में हम क्यों यूज करते हैं ट्रांसमिट सर्किट के अंदर, क्योंकि ये जो है कुछ जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो भी करंट आता है उसको रोक देता है, उसको तो ट्रांसमिट नहीं होने देता, बाकी की जितनी फ्रीक्वेंसी पर करंट आता है उसको पास होने देता है। इसलिए इसको फिल्टर सर्किट भी बोला जाता है और इसको रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट कर देता है पैरेलल फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी करंट आता है। इसके अंदर आप एक ग्राफ भी बना सकते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, आई और न्यू के बीच में, तो वो जो ग्राफ है आपको इस तरह का मिलता है, इस तरह का। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पर जो करंट है हमें जीरो मिलता है। और हम ये भी कह सकते हैं जो इम्पीडेंस है इस समय पर मैक्सिमम होता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इस तरह के सर्किट का, जहां पर करंट जीरो होगा तभी तो करंट जीरो होगा। तो ये था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।